जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा, अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और आज मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि भारत से मुझे ज्वाइन किया है मेजर जनरल बीके शर्मा साहब ने, जो कि डायरेक्टर हैं यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि तकरीबन 150 साल पुराना एक अदारा है। और जन साहब इसके हवाले इसके अलावा आपको पता है कि पूरी जिंदगी उन्होंने इंडियन आर्मी को दी है। जन साहब ग्रेजुएट हैं डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के, हायर कमांड कोर्स और नेशनल डिफेंस कॉलेज के। ये ही ऑल्सो अटेंडेड इंटरनेशनल पीस कीपिंग इन सेंटियागो चिली 2000 में। और एक बड़ा रिच बैकग्राउंड है। अगर मैं वो बयान करने लग पड़ूँ और बात करने लग पड़ूँ तो मुझे पूरा शो उसी के लिए चाहिए। बट जन साहब का जो एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है इश्यूज के हवाले से और पाकिस्तान इंडिया के हवाले से, उस हवाले से मैंने उनको रिक्वेस्ट की एंड ही वाज सो काइंड इनफ टू स्पेयर टाइम फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया कमर चीमा साहब टू बी विद यू ऑन द शो। मुझे उम्मीद है कि ये एक अच्छा शो होगा और हमारे जो व्यूवर्स हैं उसमें से कुछ जो हैं इश्यूज लेके उनके ऊपर नजरसानी करें। बिल्कुल ठीक है सर। अगर मैं पहला सवाल ही एक जनरल से, वैसे तो एक बड़ा ट्रेडिशनल सवाल होता है, अगर ये किसी इंडियन आर्मी के जनरल से या पाकिस्तानी आर्मी के जनरल से किया जाए तो वो ऑलमोस्ट आंसर लगभग सेम ही होता है। बट सिंस आप सर इतना पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, सर मैं अगर ये एक सीधा सा और सिंपल सा सवाल करूंगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट पाकिस्तान? So, what is your understanding about Pakistan? It's a very broad, general question, but let me start it from here so that we can move forward. शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि ये फंडामेंटल सवाल है। इससे पहले कि मैं क्या पाकिस्तान के बारे में सोचता हूँ, मैं कई बार ये सोचता हूँ एज अ वेल विशर ऑफ पाकिस्तान की अगर मैं एक पाकिस्तानी होता तो मैं अपनी कौम और अपने मुल्क से क्या सवाल पूछता। और इसमें सबसे पहले मैं ये सवाल पूछता कि क्या वजह है कि जो पाकिस्तान है उसमें 50% ऑफ द टाइम ऑफ सिंस इट्स इंडिपेंडेंस उसमें आर्मी ने रूल किया है। क्या वो वजूहत थे जिनके वजह से एक मुल्क जो टू नेशन थियोरी के ऊपर जिसकी बुनियाद हुई उसमें ऑलमोस्ट 50% हमारा मुल्क हमसे छूट गया। ठीक है, फिर एक जरूरत है क्रिटिकली एनालाइज करने की कि जो भी लड़ाइयां इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई उन लड़ाइयों का आउटकम क्या था। क्या उन लड़ाइयों से कुछ आगे निकला या कुछ आगे नहीं निकला जो पाकिस्तान के कोर इंटरेस्ट हैं उनको प्रमोट करने में। फिर मैं ये भी सवाल पूछूंगा कि पाकिस्तान की आर्मी क्यों रूल करना चाहती, वाई दे वांट टू बी द किंग मेकर्स, और उनके पास इतनी वेल्थ और इतनी जायदाद क्यों है। क्यों इस पाकिस्तान में जो कि एक आइडियल इस्लामिक स्टेट या स्टेट मदीना हम बनाना चाहते थे उसमें मुसलमान को मार रहा है और आज 70,000 जो है लोग टेररिस्ट की वहां पे शिकार हुए हैं। मैं ये भी पूछूंगा कि क्यों इस वक्त पाकिस्तान जो है वो FATF के दायरे के अंदर आ गया है, जिससे उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उन पे और असर पड़ रहा है। मैं ये भी पूछूंगा कि क्यों डेमोक्रेसी इंडेक्स इस वक्त पाकिस्तान का इस वक्त 102 है, विच इज वन ऑफ द लोएस्ट, एंड इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो 154 है आउट ऑफ 189 कंट्रीज। और मैं ये भी पूछूंगा कि इतनी जरखेज जमीन होने के बावजूद इतने अच्छे लोग हैव अ वेरी गुड जेनेटिक कोड, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $30 बिलियन क्यों है, हमारे रुपये की कीमत क्यों गिर रही है, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रही है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू क्यों इतनी ज्यादा कम हुई है, और क्या वजह है कि 73 इयर्स होने के बाद ये 9 पार्टी जो पाकिस्तान की है जिसमें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है ये इकट्ठी हो गई हैं। क्यों पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है वो पॉपुलैरिटी गेन कर रही है, और इसके अलावा क्यों हमारे रिलेशंस हमारे नेबरिंग कंट्रीज को लेके खासकर अफगानिस्तान के साथ क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी एक सुन्नी
मेजॉरिटी कंट्री है। पहले तो मैं ये सवाल पूछूंगा, इनके जवाब जब तक हम एनालाइज नहीं होंगे तब तक दूसरे बाहर वाले लोग आपके ऊपर जजमेंट करते रहेंगे। अगर आप मुझे इजाजत दें तो अब मैं अपना नजरिया जो है वो पाकिस्तान को लेके आपके सामने पेश रखना चाहता हूं। जी जी। तो मेरे नजरिए से जो भी मैंने पाकिस्तान की स्टडी की है, मुझे तकरीबन 7 इश्यूज जो हैं वो लेके उनके ऊपर नजरसानी करने की जरूरत है। और सबसे पहले है जो पाकिस्तान की एक आइडेंटिटी है, कि पाकिस्तान की जो बेसिक आइडेंटिटी है, पाकिस्तान एक इंडियन सिविलाइजेशन का एक हिस्सा है, उसमें कोई दो राय नहीं। बेशक आपका रिलीजन इस्लाम है और उसमें बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों ने इस्लाम को अपनाया, माशाअल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अपने जो कल्चरल, आपका जो मूरिंग्स है, आपका कल्चरल कनेक्ट है, आप उससे जुदा नहीं हो सकते। लेकिन अब क्या हो रहा है कि एक कंफ्यूजन पैदा हो रही है। एक तरफ आप अरबिक सिविलाइजेशन को एम्यूलेट करना चाहते हैं और उसमें आप देखें, आप 12th क्लास तक आपने अरबिक एक कंपलसरी लैंग्वेज आज के दौर में अपने स्कूल के अंदर कर दी, कि जबकि और फॉरेन लैंग्वेज और स्किल्स में बच्चों को टाइम लगाना चाहिए, ये कर दिया। फिर अरबिक के साथ जो भी आपके डिफरेंसेस है, और मैं देखता रहता हूं कि वो पूरे साउथ एशिया के लोगों को एक सेकंड क्लास मुस्लिम समझते हैं, नॉट ओनली पाकिस्तानी बट इंडियंस को भी। फिर आज आके हम टर्की के ऊपर चले गए कि टर्की एक अच्छी कंट्री है। लेकिन अब टर्की की हिस्ट्री देखें, जो रोल मॉडल मुशर्रफ जैसे लीडर्स का था, अतातुर्क, उसने ऑटोमन एम्पायर को खत्म कर दिया, राइट। और ऑटोमन एम्पायर उस वक्त एक क्लैश में थी अरबिक जो आपकी एम्पायर थी उसके साथ, बिकॉज आप एक री इन्वेंट करना चाहते थे। तो अब बीच में आप टर्की की तरफ चले गए, जब टर्की का डीएनए जो है, उसके लीडर बेशक एम्यूलेट करें, लेकिन उसका डीएनए एज अ कंट्री बिल्कुल पाकिस्तान के डीएनए से डिफरेंट है। तो आपको पहली चीज मेरे ख्याल में ये चीज सॉल्व करनी है थ्रू योर इंटरनल डिस्कशन। सेकंड चीज है एक नोशन ऑफ पैरिटी विद इंडिया। पैरिटी हर चीज में जरूरी नहीं है कि ये पॉलिटिकल इंपेरेटिव्स को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ख्वाह वो इंडिया की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसकी साइज है, उसका पॉपुलेशन है, उसका इकोनॉमी है। आप बेल्जियम और फ्रांस के रिलेशन देखें, बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है, उसमें भी बहुत सारे लोग फ्रेंच बोलते हैं, कुछ लोग डच बोलते हैं। अब अगर बेल्जियम भी ये बोले कि मैं फ्रांस का हर चीज में मुकाबला करूं तो नहीं हो सकता। इसलिए मेरे ख्याल में ये जो पैरिटी की जो इश्यू है, ये एक इस पैरिटी की वजह से आपकी जो अपनी स्ट्रेंथ है अंदर की पाकिस्तान, उनके ऊपर आप ज्यादा फोकस नहीं करते, बल्कि एक नोशनल पैरिटी जो इंडिया के साथ चाहते हैं उसमें आप अपनी एनर्जी ये करते हैं। तीसरी चीज मैंने देखी, जो भी आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के और हर मुल्क के प्रॉब्लम है, इंडिया के अपने प्रॉब्लम है, उसमें आप एक कॉन्स्पिरेसी थियोरी लेके चले आते हैं कि ये जी हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं है, बाहरों का कसूर है, एबीसी का कसूर है। और उसको आप क्या करते हैं, एक्सटर्नलाइज करते हैं, अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स को एक्सटर्नलाइज करते हैं। ख्वाह उसमें कभी आप ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कसूरवार ठहराते हैं, कई बार आप इंडिया को कसूरवार ठहराते हैं। और उसके बाद जो है एक फैटल ऑब्सेशन बन गई है पाकिस्तान के अंदर। जो भी स्ट्रैटेजी आपने अपने वजूद में आने के बाद की, आप उसी स्ट्रैटेजी को जो फेल हो चुकी है, किसी न किसी तरीके से उसी नैरेटिव को, उसी स्ट्रैटेजी को रीइंफोर्स करना चाहते हैं। कोई मिड कोर्स करेक्शन नहीं है जो पाकिस्तान के हालात और उसकी कंडीशंस को बेहतर करे। इस वजह से मैं सोचता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान का वजूद एक टॉक्सिक जेली जो है उसकी तरह आ गया है, जिसके बेस पे आप एक, जबकि आपको एक एनलाइटेंड व्यू ऑफ इस्लाम लेना चाहिए था, आपने एक रेडिकल व्यू ऑफ इस्लाम लेके उसको आप बेस बनाना चाहते हैं। ऊपर जो उसकी लेयर है टॉक्सिक जेली की, उसमें न्यूक्लियर वेपन स्टेट को अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, और बीच में जो इम्बैलेंस है बिटवीन मिलिट्री, मुल्ला
मीडिया एंड जो आपकी जो जुडिशरी है वो इम्बैलेंस जो बरकरार रहता है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान जो है एक इक्विलिब्रियम नहीं इस्तेमाल कर सकती। लोग ये भी बोलते हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी ज्योग्राफी जो है उसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी, लेकिन अब लोग बोलते हैं कि नहीं, अपने आप को ज्योग्राफी को एज एन एसेट करने के बावजूद आप एक रेंटल स्टेट बन गए, फिर आप रेंटल स्टेट बन गए, फिर आप उससे एक गैरिसन स्टेट बन गए। गैरिसन स्टेट के बाद जब मुझे याद है कि जब उसामा जो है उसको अबोटाबाद में जब उसको मारा हुआ था, तो एक डॉन के अंदर एक बहुत बड़ा जबरदस्त सवाल उठा था। और उसने ये बोला था कि अगर पाकिस्तान स्टेट को ये पता था कि उसामा वहां पे छुपा हुआ है और उन्होंने नहीं उसको जाहिर किया, तो इट्स अ रोग स्टेट। और अगर उनको पता ही नहीं था कि वो इतने साल से वहां पे रहा है, तो इट इज अ फेल्ड स्टेट। तो मैं कोई जजमेंट पास नहीं करता, ये कुछ पर्सपेक्टिव है जो एक न्यूट्रल इंडियन थिंकर लेके चलता है और वो पाकिस्तान के ऊपर अपनी परसेप्शंस बनाता है। बिल्कुल सर, ये आपने फ्रैंकली स्पीकिंग आई मस्ट अप्रिशिएट यू कि आपने एक पूरा कंस्ट्रक्ट डेवलप किया है, और आई एम रियली थैंकफुल कि आपने फॉर कमिंग दिस शो आपने ये सारी चीजें देखी। मैं सर चाहूंगा कि मैं थोड़ा थोड़ा इस पे बात करूं ताकि एक मुझे मेरी दिल की तसल्ली भी हो जाए और मैं आपको बता भी सकूं कि कई चीजों पे आप ठीक हैं और कहां पे हम समझते हैं कि ये चीजें इस तरह नहीं समझी जा रही, जिस तरह समझी जा रही हैं इस तरह नहीं है। अगर आप मुझे इजाजत दें मैं थोड़ा सा करूं। आपने पहले कुछ सवाल किए, बाद में कुछ आपने असर्शंस की, मैं सारी थोड़ी थोड़ी करना चाहूंगा लेकिन मैं बहुत क्विक करूंगा। सर आपने आइडेंटिटी की बात की रिसेंटली, जो सर मैं इस बात पे आपसे एग्री करता हूं। वी हैव अ सीरियस चैलेंज कि जिसमें हमें सोसाइटी जो है वो कभी हम पर्शियन को इंस्पायर होते हैं, कभी अरब से इंस्पायर होते हैं, एंड वी फॉरगेट कि जो इस्लाम का अपना एक जो शूरा का निजाम है, जो डेमोक्रेटिक इस्लाम का अपना एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और जो डेमोक्रेसी इट सेल्फ है, ये भी बहुत कुछ है अगर हम इसको लेना चाहें। हम ये आइडेंटिटी के चक्कर में पड़ जाते हैं और कभी टर्किश, अरेबिक, पर्शियन, और ये आपने ईरानियंस का नाम नहीं लिया, मैं उसका भी नाम लूंगा, एक हमारा तबका वो भी है जो कि उसमें चला जाता है। सो ये चीज नहीं होनी चाहिए एंड यू नीड टू स्टैंड विद योर ओन, आपकी जो है वो उसमें होना चाहिए। दूसरे सर आपने नोशन ऑफ पैरिटी विद इंडिया की बात की। सर हम एक बात बताऊं, जनरल पाकिस्तान में परसेप्शन ये है कि वी वांट टू डील विद इंडिया विद डिग्निटी and equality, and we want to have a dialogue on the basis of mutual respect. We don't want to be dealt as a junior partner. That is a perspective in Pakistan. बाकी इंडिया हमसे सर 7-8-6-7 गुना बड़ा है, हम तो मुकाबला कर ही नहीं सकते। एंड यू गिव एन एग्जांपल ऑफ बेल्जियम एंड फ्रांस, बिल्कुल सही कहा है। बल्कि जो फ्रेंच हैं वो बेल्जियन की जो फ्रेंच का मजाक उड़ाते हैं और वो कहते हैं कि ये दे आर नॉट द ट्रू पीपल हु स्पीक फ्रेंच। सो हमें मेरी अंडरस्टैंडिंग में बहुत सारे लोगों ने बहुत लिटरेचर लिखा होगा पैरिटी के हवाले से, हमें मुकाबला करना है, we need to go tank for tank and submarine for submarine, plane for plane. This is a wrong assertion. We can't go for this and we must not go for this. और I agree with you. आपने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात की, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट की बात की, ये बात सच है। फॉर लॉन्ग वी हैव बीन डूइंग दिस सर, और दिस इज नॉट समथिंग वेरी अप्रिशिएटिव एंड अनफॉर्चुनेटली ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक करते हैं सर, ये भारत भी करता है। फॉर एग्जाम्पल जो 2019 का मैं इलेक्शन ही रिसेंट ले लूं तो उसमें भी एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट है इज ऑल। आपने एक इलेक्शन, आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी है उसने जीता, हमने भी एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट का बड़ा सहारा लिया, फलां दुश्मन फलां दुश्मन फलां दुश्मन। वो एक कॉन्स्पिरेटोरियल पैराडाइम्स डेवलप होते रहते हैं जिसका नुकसान हुआ है, जो नहीं होने चाहिए थे, जिसका हमें वो एक हुआ। आपने मिड कोर्स करेक्शन की बात की, आई एग्री विद यू ऑन दिस सर कि जो मिड कोर्स करेक्शन है, मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, जो पॉलिटिकल क्लास है, जो लीडरशिप है, उनको बहुत बड़ी देर से एक डिस्कशन करनी है रियासत के बारे में, जो कि बड़ी मिसिंग है। और जो शॉर्ट जिसे कह लेना कि आप थोड़ी थोड़ी फैसले लेते हैं एड हॉक बेसिस पे, बट दे डोंट टेक स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म डिसीजंस ऑन मिड कोर्स करेक्शन। वो किस तरह की करेक्शन होनी चाहिए, बिकॉज वी नीड टू चेंज। सो आई पर्सनली बिलीव दैट वी नीड टू चेंज द नैरेटिव ऑफ द कंट्री।
स्टार्टिंग इट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, अगर 1949 वहां से जो चीजें चली, लेकिन जो हमारे छोटे छोटे जो पैटी गोल्स इस तरह, जो आप कह लें कि टेक्टिकल हमारे चैलेंजेस इस तरह के होते हैं कि वी कांट गो फॉर द स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस एंड डायलॉग्स। और आपने एनलाइटेंड व्यू ऑफ इस्लाम की बात की, एब्सोल्युटली एग्री विद यू। हमने जो डेफिनेशन हमारे पास पहुंची या हमारी यूथ तक पहुंची, वो एक हम हमारी मैं बल्कि रात भी मैं अपनी रिसर्च, मेरा जो थीसिस है सर पीएचडी का, दैट इज ऑन द जमात इस्लामी ऑफ पाकिस्तान एंड द जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ऑफ पाकिस्तान। एंड मैंने उसमें ये कहा है कि आवर नोशंस अबाउट सॉवरेनिटी, नेशन स्टेट, नेशनलिज्म, उम्मा, मुस्लिम उम्मा वर नॉट द ट्रू नोशंस जो कि हमें 1947 के बाद अडॉप्ट करने चाहिए थे। And what Allama Muhammad Iqbal thought about this Islamic nationalism and what Qaeda-ism thought about this, it was completely poles apart. So इसके ऊपर भी एक बड़ी बहस होनी चाहिए। Being an Islamic country, this is a contested topic. आपने बात की सर मुल्ला मिलिट्री एंड इस अलायंस की बात की, और ये सारा मैं समझता हूँ सर, ये जो पाकिस्तान ने पिछले 20 साल दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, ये उस माइंडसेट के खिलाफ जंग लड़ी है जो कि एस्टैब्लिश हो चुका था। सो आई डोंट फाइंड एनी मुल्ला मिलिट्री एंड दिस अलायंस एनीमोर, बिकॉज द मिलिट्री हैज फॉट अ वेरी, हमारी फौज ने बड़ी सख्त जंग लड़ी है पिछले 15 साल सर, बड़ी जबरदस्त किस्म की जंग लड़ी है, और वो मेरा ख्याल है इस आइडियोलॉजी के खिलाफ ही लड़ी है और उन लोगों के खिलाफ लड़ी है। एंड आई थिंक दिस इज नॉट व्हाट थिंग्स शुड बी सीन नाउ। दूसरा, और इसको आप मिड कोर्स करेक्शन का ही आप बेसिकली एक तरीका कह लें, लेकिन कमिंग फ्रॉम अ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, और ये हार्ड वॉर की दूसरा सर, ये जो रेंटल स्टेट, गैरिजन स्टेट, रोग स्टेट, फेल स्टेट, सर अगर मैं देखूं तो अमेरिका भी सर 9/11 को गेज नहीं कर सका था। दुनिया अगर उसामा बिन लादेन हमें नहीं पता चला उस उधर है, तो नाइदर वी आर अ रोग स्टेट नॉर वी आर अ फेल स्टेट। जो इंटेलिजेंस फेलियर ना पूरी दुनिया में हो जाते हैं, एंड इट हैपेंस, ये कोई बहुत बड़ा। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सर बॉर्डर, सर आपको पता है सर 72-74 साल से दिस इज एन ओपन बॉर्डर, कोई बंदा जिधर से मर्जी आ जाए, जिधर से मर्जी चला जाए। एंड पर्टिकुलरली फाटा बीइंग अ लॉलेस एरिया सर, हम उसको मैनेज ही नहीं कर सके बिकॉज इट इज नॉट मैन्ड। सो उसामा बिन लादेन का आगे घुस के किसी एक कंपाउंड में बैठ जाना, मतलब इट कुड हैव हैपेंड, ये हुआ, इट वाज अ इंटेलिजेंस फेलियर, बट दैट डजंट मीन डॉन सेज if it's a rogue state or a failed state. I don't buy this argument. But yes, जो आपने पहले बातें की कि 50% टाइम फौज रही, I personally find sir कि this is not a good way. It should have been a democracy in the country. इसका आंसर तो बहुत लंबा दिया जा सकता है, लेकिन मैं सर एक बात बताऊं, I always say on my television and I say this, मैं छोटा छोटा जवाब दे रहा हूं कि it is the job of the parliamentarians and the political class to protect their house. If they won't deliver, if they won't go for a good governance, if they won't improve economy, तो then the other ones will come in and jump in. तो ये पाकिस्तान में शुरू से हुआ है। हमारी पॉलिटिकल क्लास ने पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, फिर जो है वो डेलिब्रेटली आर्मी को इनवाइट करते रहे, तो वो एक बिल्कुल पैरामीटर ही यहाँ पे डिफरेंट शुरू से रहा है। दिस वाज अ वेरी वेरी बैड, ये हुआ, ये नहीं होना चाहिए। और सर दूसरा आपने कहा कि जी आर्मी किंग मेकर है, मैं सर इसमें फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम आंसरिंग ऑल क्वेश्चंस। नॉर्मली पीपल यहाँ पे थोड़ा सा घबरा जाते हैं इंडियन से बात करते हुए। सर मैं ये समझता हूँ कि जो आर्मी है वो दैट सपोर्ट्स डेमोक्रेसी राइट नाउ, द कंटेम्परेरी लीडरशिप इन पाकिस्तान सपोर्ट्स डेमोक्रेसी। मुझे ऐसे लगता है सर जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है उसके अंदर इतना पॉलिटिकल वो एक डेमोक्रेटिक क्लाउट नहीं है। दे डोंट आस्क द मिलिट्री to help us, they get the military support for their own short term petty goals, जो कि नहीं होना चाहिए, जिसका नुकसान होता है। और ये नवाज शरीफ साहब भी करते रहे, ये बाकी लोग भी करते रहे, ये 1947 से ये चैलेंज चले आ रहा है। एंड वी फाइंड अनफॉर्चुनेटली कि हमारा जो इकोनॉमी इतनी बुरी है कि हमारा जो नए प्राइम मिनिस्टर है, इवन ही कुडंट डिलीवर, सो ही नीडेड द आर्मी सपोर्ट टू गेट सो मच फंड्स फ्रॉम द मिडिल ईस्ट एंड ऑल दिस। FATF की बात की सर, there were two things. One, this is a political victimization Americans wanted, we should get out of, they want to get out of Afghanistan, और हमें victimize किया. Second, there were serious legal lacunas and serious prosecution challenges related to Hafiz Saeed and the UN Security Council resolutions pending on us, जो कि बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, नहीं होता. दूसरा सर डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात की आपने. यस सर, डेमोक्रेसी इंडेक्स हमारा वी आर इंप्रूविंग.
अभी हाल ही में इकोनॉमिस्ट ने दे हैव पुट अस इन हाइब्रिड रिजीम में डाला, उन्होंने हाइब्रिड डेमोक्रेसी में डाला है, इंडिया को उन्होंने फ्लॉड डेमोक्रेसी में डाला है। वी आर a hybrid democracy, you are a flawed democracy. But the good thing in Pakistan is that we are moving forward with every passing day. ये तीसरी दफा हुआ कि डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो रही है, दैट्स अ पॉजिटिव साइन। एक पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी चीज है, लेकिन ये जो डेमोक्रेटिक कल्चर्स होते हैं, दैट इज द जॉब ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज टू एस्टैब्लिश। सो लेट्स नॉट ऑलवेज लुक एट टू द मिलिट्री कि जी ये जमहूरियत को चैलेंज कर रहे हैं। द पॉलिटिकल क्लास हैज दैट चैलेंज, और उसके लिए अवाम का अवेयर होना जरूरी है, सो दैट दे कैन मेक द पॉलिटिकल क्लास अकाउंटेबल। सर एंड सर, आपने फर्टाइल लैंड की बात की, एक्सचेंज रिजर्व, हमने अपनी पोटेंशियल्स का इस्तेमाल नहीं किया सर जल साहब। अगर हम पोटेंशियल्स का इस्तेमाल करते तो हमारे पास बहुत कुछ था, एंड आई एग्री विद यू ऑन दिस। और सर ये जो पीडीएम एंड पीटीएम की बात की सर, जो पश्तून जो पाकिस्तान ये जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है सर, दिस इज अ नेचुरल वे। इसको अगर मैं एलैबोरेट करना शुरू करूं तो द ओनली चैलेंज इज विद द पीएमएलएन एंड द जेयूआईएफ, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान। पीटीआई पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा मसला नहीं है, दे आर इन द पावर। फजलुर रहमान इज अ रियल चैलेंज बिकॉज उससे सारा कुछ छीन गया। बिकॉज ये मैं आपको एक अहम बात बताऊं, मेरा जो पीएचडी का थीसिस है सर, वो उसका जो सेंट्रल क्रक्स भी यही है कि जो राइट विंग जो इस्लामिस्ट पार्टीज थी, दे आर लूजिंग देयर वैल्यू इन द कंट्री बिकॉज दे आर नो मोर प्रोग्रेसिव। Whereas Imran Khan, being we call them as a Muslim Democrats, they are progressive and they believe in democracy. Imran Khan does not speak of bringing Sharia. The JUI and all the Islamic parties, they speak of bringing Sharia, and they are contesting elections since last 70 years, but they never won sir elections. So in Islamist की आहिस्ता आहिस्ता जो डेमोक्रेटिक फ्रंट पे जो कमी है वो कमजोर हो रही है। So PDM is not a serious challenge, but yes, इमरान खान एक थर्ड फोर्स है, तो इसलिए देयर इज अ चैलेंज फॉर हिम, लोग उसके खिलाफ हैं क्योंकि ही केम फ्रॉम नोवेयर। 26 years स्ट्रगल्स ऑफ इमरान खान। पीटीएम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट सर, एथनिक ग्रुप्स हैं बड़े लॉन्ग से। मैं समझता हूं कि जो पहले एथनिक ग्रुप्स थे, जो एएनपी थी या शेरपाओ थे या बाकी जो लोग थे, दे वर नॉट प्रोटेक्टिंग और प्रोपोगेटिंग द आइडियाज ऑफ पश्तून नेशनलिज्म प्रॉपर्ली, और ये एक पीटीएम एक कर रही है। लेकिन द चैलेंज विद द पीटीएम इज पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट इज दे हैव देयर ट्रांसनेशनल कनेक्शंस इन अफगानिस्तान, and we don't want any Pashtun जो है transnational connections to damage our internal social discourse. So ये सर आपने नेबर्स के साथ भी रिलेशन की बात की, वो एक अगेन इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, और क्यों खराब रहे और कैसे ठीक हो सकते हैं। बट सर आपने एक बड़ी लंबी बात की, मैंने थोड़ा छोटा जवाब देने की कोशिश की ताकि हम एक जिसने देखा है वो समझ सके कि हमारा क्या। एंड आई हैव एग्री टू सो मेनी ऑफ योर थिंग्स बिकॉज आई पर्सनली फाइंड इट कि यस दिस इज हाउ इट इज लाइक सर। मुझे बहुत खुशी है कि आप आई थिंक 80% पॉइंट आपने मेरे साथ एग्री किए और आपने अपना जो है मौकफ सामने रखा। लेकिन मैं ये चीज बोलूंगा कि ये जो तहरीक लबक की जो मूवमेंट चल रही है वहां पे, और जिस तरीके से पीछे भी ये लोग जो है इन्होंने स्टेट को चैलेंज किया था और फिर उनके पैसे बांटे हुए थे उनके साथ उनको ओपनली, और अब जो इन्होंने शुरू किया है यहाँ पे ये एक अल्टीमेटम दे दिया कि आप हमारे साथ एग्रीमेंट करो। हाउ कैन अ गवर्नमेंट ऑफ द डे, एन इलेक्टेड गवर्नमेंट और an army get into such kind of agreements with a non-state actor? इन लोगों का क्या अंडरस्टैंडिंग है of geopolitics? What is their worldview? They take a very narrow and a very myopic view of Islam and society. तो आप क्या एक इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से आप जैसे कंट्री के साथ अपने रिलेशंस डिस्ट्रॉय करेंगे? Why can't you handle organization like this? अगर आप चाहते हैं कि मुल्ला और इनका कोई, और रिजवी साहब जब उनको मर्जी आई अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जब मर्जी आके उठ के they can take a state ransom, इसके ऊपर थोड़ी मुझे बताएं, एजुकेट मी ऑन दिस। सर आई एग्री विद यू सर। पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूं कि ये पॉलिटिकल क्लास की पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल क्लास की, कि जब आपको पता है कि एक मजहबी जमात ने, मैं तहरीक लबैक से शुरू करता हूं जरा। सर तहरीक लबैक जो है ना सर, दिस इज अ बरेलवी सुन्नी इस्लामिस्ट पार्टी। अच्छा सर ये बट इन द 60-70 हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान
जो ज्यादातर जो डोमिनेंस रही है इस इस्लामिस्ट डिस्कोर्स के ऊपर, वो देवबंदियों की रही है. सो जो बरेलवी है, दे हैव नेवर बीन इनटू द पावर एंड दे हैव नेवर बीन इनटू द मेन स्ट्रीम. उनके अंदर बड़ा गुस्सा है कि शायद रियासत ने, जब रियासत देवबंदियों को प्रमोट कर रही थी, तो जो बरेलवी थे वो नीचे आ गए थे बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा फंडिंग अरब वर्ल्ड से आ रही थी. तो देवबंदी तरक्की करते रहे और जो बरेलवी था वो दब के रहा पाकिस्तान में. अभी जब पिछले 10-15 साल में एक जो ऑपरेशन हुआ है, वो प्राइमरीली उन्हीं फोर्सेस के खिलाफ हुआ जिनको प्रमोट किया गया था. So now this is a fertile time and fertile land for the Brelvis to come forward and talk. And लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो रिजवी साहब थे उनका एक खास किस्म का स्टाइल था, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई भी बंदा जो है वो इस्लामिस्ट ग्रुप को चैलेंज नहीं करना चाहता. ये एक ना रियासत चैलेंज करना चाहती, ना रियासत के अदारे, ना सियासी जमातें. और जब कोई बंदा आता है, जैसे रिजवी साहब नवाज शरीफ साहब के जमाने में आए, तो पीटीआई ने हवा दी, यस इनको और टफ टाइम दो. जब वो नवाज इमरान खान के जमाने में आए, तो नून लीग ने कहा ठीक है, दबाओ इनको जरा, और इमरान खान को दबाओ. So there is a lack of vision of the political class in the country, that we have failed to decide that how we have to deal with such kind of pressured groups को कैसे डील करना. और दूसरी मैं आपको एक बात बताऊं कि जो तहरीक लबैक पाकिस्तान है, they got more votes than the other Islamist parties in Pakistan. उन्होंने कुछ 26 लाख के करीब वोट लिए, जबकि ये सारे जमात इस्लामी और जो एमएमए का अलायंस बना था, उन्होंने 2018 के इलेक्शन में 25 लाख वोट लिए थे. आपने कहा कि आर्मी क्यों आएगी, मैं समझता हूं कि दैट इज अ वीकनेस ऑफ द पॉलिटिकल क्लास. क्यों एक फेडरल मिनिस्टर बात नहीं कर सकता, क्यों एक इंस्पेक्टर जनरल आईजी बात नहीं कर सकता. हमने अपने अदारों को खुद कमजोर किया हुआ, हमारी पॉलिटिकल क्लास ने कमजोर किया है. जब वो पॉलिटिकल क्लास कमजोर करती है, देन द अल्टीमेट सेवियर कम्स द आर्मी. फिर वो कहते हैं जी आर्मी को आप आए, हमें बचाएं और ये चीजें थोड़ी सी सॉर्ट आउट करें. एंड देन आपको पता है कि आर्मी का एक इन्फ्लुएंस भी है, लोग डरते भी हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, सारा कुछ होता है. मैं इसमें आर्मी को दोष नहीं दूंगा, फ्रैंकली स्पीकिंग सर, बिकॉज आई स्पीक विद सो मेनी जनरल्स एंड आर्मी ऑफिसर्स, राब्ता रहता है, बात रहती है. हमारी आर्मी तो कहती है कि हमें ड्रैग कर लिया जाता है. वी आर ड्रैग्ड इन सो मेनी थिंग्स, इवन आवर ऑपरेशन. अगर कराची में सर अर्बन फ्लडिंग है तो फौज जाएगी, कोरोना वायरस है तो फौज है, फ्लड्स है तो फौज है, इलेक्शन है तो फौज है, मौलवियों को डील करना है तो फौज है. सो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम मैं समझता हूँ, पॉलिटिकल क्लास की मैच्योरिटी ना होना और डेमोक्रेटिक सेटअप का स्ट्रांग ना होना और इमेच्योर पॉलिटिकल लीडरशिप का होने की वजह से हमें ये दिन देखने पड़ते हैं सर. एंड आई एग्री विद यू, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू एंड टर्मिनेट द रिलेशन विद द फ्रेंच गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ये लबैक वालों की वजह से. वो दे विल डील इट हाउ टू डील इट, बट दिस इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स. जी मैं चाहता हूं ये डिस्कशन हम कुछ और खास ठोस मुद्दों पे रखें. और एक चीज जो है जिसके ऊपर मैं कमेंट करना चाहूंगा कि इंडिया को लेके कुछ मिथ्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो मिथ्स जो हैं उनको डिस्कस करने की जरूरत है. और एक मिथ ये क्रिएट किया है कि इंडिया जो है वो पार्टीशन को अनडू करना चाहता है, ठीक है. और आपकी जितनी भी बुक्स वगैरह में उनको हिंदू मेजॉरिटी एनिमी कंट्री के तौर पे जो है इंडिया को पेश किया जाता है आपकी बुक्स में, सिलेबस में. मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज के जमाने में हम जो है नेशंस की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को ऑल्टर नहीं कर सकते, ठीक है. इंडिया का इसमें न कोई इंटरेस्ट है कि वो पाकिस्तान को ब्रेकअप करे या उसको कोई इस तरीके से कोई दोबारा उसको अपने इसमें मिलाए. ये सारी ठीक है, कई लोग ऐसी उनकी सोच है, हर किस्म के माशरे में हर किस्म के लोगों की सोच होती है. लेकिन इंडिया एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट उनका कोई किस्म का मुद्दा जो है वो नहीं है. लेकिन आपकी जो पाकिस्तान की जो आर्मी है, एज पीपल से कि नेशन की एक आर्मी होती है, लेकिन यहां उल्टा है, यहां आर्मी की एक स्टेट है. और आर्मी अगर अपनी प्राइवेसी सोसाइटी के अंदर बरकरार रखना चाहती है पाकिस्तान के अंदर, तो उसको एक दुश्मन की जरूरत है. और वो दुश्मन चाहिए उनको, और वो दुश्मन जो है फिर इंडिया वो एक दुश्मन है, ठीक है. अब मैं आपको बताऊं, अगर इंडिया एक सचमुच का पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने कुछ करना था तो आप
1948 के अंदर देखें, 20 लश्कर लेके आपके मेजर जनरल अकबर खान साहब, उन्होंने वो 20 लश्कर ले आए। उसके बाद इंडिया ने वो यहाँ से प्रोफेसर करके, इंडियन आर्मी उस वक्त इस स्टेज में थी कि वो पूरा गिलगित बाल्टिस्तान पीओके का इलाका वापस ले लेते, क्योंकि 20 जो लश्कर थी वो तितर बितर हो गई थी। उसके बाद आप देखें दोबारा जो है 1965 के अंदर जो सीज फायर लाइन का जो वायलेशन हुआ, ऑपरेशन जिब्राल्टर से हुआ, उसमें तकरीबन 40,000 लोग जो है वो सिविलियन ड्रेसेस में वो लेके आए। फिर दोबारा उस वक्त भी अगर लाहौर तक इंडियन आर्मी पहुंच चुकी थी, उसके बाद आगे जो है ऑपरेशन प्रोग्रेस हो सकते थे, और ये पूरा जो है उस लड़ाई का जो है एक अलग शक्ल इख्तियार करता था। 71 में जब पाकिस्तान आर्मी किस बांग्लादेश के अंदर, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, तो अगर एक हफ्ता और ऑपरेशन वेस्ट पाकिस्तान में रहते तो शायद इस सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को कुछ और होती। इसी तरीके से आप करगिल ऑपरेशन को देखें कि इंडियन आर्मी में ये फैसला लिया कि हम एलओसी को क्रॉस नहीं करेंगे। तो आपको क्यों ये चीज लगती है कि इंडिया जो है, इंडियन आर्मी इज ऑल हेल बेंट टू ब्रेक अप पाकिस्तान? ये कश्मीर जो है ये उसका एक सिंबल है, ये पूरी एक सोच का। आपको ये इंटरनल एक डिस्कशन करनी चाहिए। और मैं एक कश्मीरी हूं, मैं वहां पे पला बड़ा वजूद हुआ। पाकिस्तान का जो कश्मीर नैरेटिव है वो पूरा फ्लॉड है। क्यों? एक तरफ आप बोलते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, दूसरी तरफ आपकी लीडरशिप ये स्टेटमेंट दे रही है कि कश्मीर का फैसला कश्मीर करेंगे। मैं ये बोल रहा हूं कि आपके जो भी लॉज वहां है, वेदर इज 1949 एग्रीमेंट, 1974 की जो आपने अमेंडमेंट की, उसमें कोई भी डिवेल्युएशन ऑफ पावर जो है वहां पीओके या गिलगित बाल्टिस्तान में नहीं हुई। ठीक है, आप देखें कि मकबूल भट्ट को एंड अमरुल्ला खान को, जो लीडर्स से JKLF के, आपने वहां उनको जेल में डाल दिया, उनकी बुक्स को बैन कर दिया। अमरुल्ला खान साहब का आपने पासपोर्ट ले लिया, उनकी बुक्स को बैन कर दिया। और दूसरी तरफ से आपने जब देखा कि JKLF एक नेशनलिस्ट मूवमेंट उभर के आती है, तो आपने हिज़्ब मुजाहिदीन जैसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी। उनको काउंटरवेल करने के लिए फिर आपने जैश-ए मोहम्मद खड़ी कर दी। उनको काउंटरवेल करने के लिए फिर आपने लश्कर-ए-तैयबा खड़ी कर दी। उनको काउंटर करने के लिए अब आपने एक नई हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन द न्यू रेजिस्टेंस फ्रंट की है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप कई प्रोग्राम बोलते हैं कि इमरान खान साहब के फोटो लगे और पाकिस्तान के जो झंडे लहराते हैं कश्मीर के अंदर। कश्मीरीज अंडरस्टैंड व्हाट पाकिस्तान, दे मे हैव फ्यू इश्यूज विद इंडिया, बट आप ये सोचें कि कश्मीर पाकिस्तान की तरफ कोई रुझान करेगा, ये एक खामख्याली है। और उन्होंने समझ गया है कि आप शुरू में जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया, और जब कश्मीरीज ने ये नारे लगाए, भाई होशियार कश्मीरी हैं तैयार, आपको याद है, और पूरा फेलियर जो है आपका ऑपरेशन जिब्राल्टर, तीन लोगों ने पकड़े। सो अगर कश्मीर के लोगों के कुछ इश्यूज हैं इंडियन स्टेट को लेके, लेकिन अगर पाकिस्तान इस खामख्याली में है कि कश्मीर पूरा उनकी लैप में है, तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बड़ी भूल नहीं हो सकती। तो इसको भी आपको ठीक करना है। तीसरी चीज जो है, टेररिज्म के लिहाज से जो इंडिया का इस वक्त एक कोर इशू है आपको लेके, उसके ऊपर मेरे हिसाब से कुछ जो है सिटीजन जो आपको कुछ विजिबल कुछ इफेक्ट्स लेने पड़ेंगे। बिकॉज अगर एक बार ये इशू जो है वो सेटल हो जाए तो फिर आगे बात बढ़ सकती है। तकरीबन 25,000 पाकिस्तानी नेशनल जो है वो टेररिज्म को लेके या क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस में इंडिया में मारेंगे। ठीक है, अब वो तो कोई छुपाए नहीं जा सकते, उनका सारा एक एविडेंस है। अब आप इस चीज को काउंटर करने के लिए एक कुलभूषण यादव जो आपने कहीं पकड़ा, या मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप उसको लेके एक पैरेलल नैरेटिव जो है इक्विवेलेंस का बिल्डअप करना चाहते हैं कि इंडिया इज आल्सो अ टेररिस्ट स्टेट। तो मेरे हिसाब से इन सब चीजों के ऊपर एक ऑनेस्ट डिस्कशन होनी चाहिए। मेरे कुछ और भी पॉइंट है, आप अपना जवाब दें, फिर शायद मैं वो पॉइंट आपके सामने रखूं।
सर बहुत शुक्रिया सर। हमें जिस चीज की मसला होता है ना सर, भारत से जब हम बात करते हैं तो वो भारत के जो जो कंस्ट्रक्ट है उसमें सर जो चीज आती है वो ये है कि सारा टाइम वो हमारी फौज को क्रिटिसाइज करते हैं, जो कि हमें अच्छा नहीं लगता। उसकी वजह सर ये है कि हमारे यहाँ फौज की सेंट्रल पोजीशन है। अगर मैं ये 15 साल में, अगर सिर्फ इस 15 साल को जो पिछले इसका जिक्र कर लूं, तो जिस तरह फौज ने हमें बचाया है, हमारी हालत सीरिया, लीबिया, यमन जैसी होती अगर देखे ना, 50 मुल्कों की फौजें आके अफगानिस्तान में कुछ भी नहीं कर सकी तालिबान का, और घुटने टेक के वापस चले गए, माफिया मांग रहे हैं, तरले कर रहे हैं हमें यहां से निकलने, हमारी इज्जत से हमें निकलने दो। नॉन स्टेट एक्टर से डील करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, और ये दुनिया जानती है सर। हमने नॉन स्टेट एक्टर को एलिमिनेट भी किया है, खतरा खत्म भी किया, और आज दुनिया की फौजें हमसे सीखने आती हैं कि कैसे आपने किया है, और ये जिन लोगों को पता है वो सो फौज सर हमारे लिए माथे का झूमर है। अगर फौज जमहूरियत में इंटरफेयर करेगी, मिलिट्री कू करेगी तो चैलेंज है, हम क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन अगर फौज हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी को, आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करती है तो हम उसके साथ हैं। सर आपने कुछ बातें की, सर मुझे ये बताएं, ये जो कश्मीर का प्रॉब्लम भारत के साथ है, ये हमारी फौज की वजह से है पहले दिन से। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं आज क्या है, जब पहले मैं जस्ट एक मैं रैंडमली एक आंसर कर रहा हूं। 1947 में जो भी हुआ, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्या ये फौज की वजह से कश्मीर का मसला बना? ये हमारी फौज ने वो मसला बनाया था? सर मुझे ये बताएं, जब आप न्यूक्लियर वेपन हासिल करते हैं और उसके लिए एक्वायर करते हैं, तो ये कसूर हमारी फौज का। अब हमें कोई हक नहीं है कि हम कहेंगे जी हमें भी न्यूक्लियर वेपन बनाना है। आप सर जनरल हैं, हम एक पढ़ते हैं सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी डायलेमा, व्हेन वन गेट्स सिक्योर द अदर गेट्स इनसिक्योर। सर हमें न्यूक्लियर वेपन बनाना, हम मिसाइल टेक्नोलॉजी में गए हैं, आपने कहा पैरिटी, हम पैरिटी नहीं करते। हमने तो न्यूक्लियर वेपन सर हासिल करके बेसिकली कन्वेंशनल जंग का रास्ता बंद किया है, सो दैट वी कैन स्टॉप इट। देन सर मुझे ये बताएं, ईस्ट पाकिस्तान में एक पाकिस्तान के सॉवरन कंट्री के, सॉवरन मुल्क के अंदर मुक्ति बहनी बनाना, उनको फंडिंग करना, उनको पैसा देना, उनको असला देना, और भारत का वजीर आजम बांग्लादेश में जाके कहे जी हमें फख्र है जो हमने किया है। तो ये मुझे बताएं, आप कहते हैं कि जी जो भारत है वो हम तो भारत को एक्सपेंशनिस्ट समझते हैं। ये तो जो अखंड भारत के, आपके तो फौज के तो कॉन्सेप्ट नहीं है, पर बहुत सारी सियासी जमातें उनके अपने किस्म के जाविये हैं सर। सो ये हमने किया, आप इस बात को फख्र से महसूस करते हैं। देखें टू नेशन थ्योरी क्या थी, हम इस पाकिस्तान में क्या कर रहे थे, हमारे इंटरनल क्या चैलेंजेस थे, हम उस पर नहीं जाते, उसको मैं एक और चीज पे छोड़ देता हूं। लेकिन भारत अगर किसी मुल्क में घुस के, आज आपको लश्कर तैयबा, जैशे मोहम्मद और फलां फलां तो बड़े अच्छे लगते हैं और आपने बुरे लगते हैं और आपने उनको दहशतगर्द करार दिया, ये वो कर लिया, लेकिन किसी दूसरे मुल्क में जाके एक नॉन स्टेट एक्टर को 1971 से पहले बना देना, उस वक्त तो ये टर्म्स भी याद नहीं हुई थी, तो कहना कि जाओ लड़ो, देखी जाएगी, तुम करो काम और फिर हम घुस जाएंगे, तो ये क्या होता है? इसको अगर आप ये समझें कि हम इसको देख के खामोश हो जाएं और हम चुप रहे और कहें नहीं जी ठीक है भारत कर सकता है क्योंकि भारत बड़ा है हमसे, तो ये उसको करना चाहिए। सो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये माइंडसेट भारत के बारे में नहीं बना। फौज, मैं सिर्फ अपनी फौज को एक चीज के लिए कहूंगा गलत है, व्हेन दे इंटरवीन मिलिट्री कू करेंगे, अदरवाइज मेरी फौज जो भी काम करेगी नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए करेगी। एंड सेकेंडली सर, जब पॉलिटिकल क्लास उनको बुलाएगी तो वो आएंगे। पूरी दुनिया में पॉलिटिकल क्लास जब फौज को बुलाती है तो आता है। आपके यहाँ सिविलियन ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग है, हमारे यहाँ मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग रही है, ये एक शुरू से चीजें हैं। आपका कोर्स करेक्शन अच्छा है, मैं आई अप्रिशिएट। इंडिया बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, और जिस तरह आपने इसको कैरी ऑन किया है, दैट द क्रेडिट गोज टू द इंडियन लीडरशिप, आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन फौज ने तो नहीं इस पाकिस्तान को कहा था कि मुक्ति बहनी आपको बनाए, वो इसलिए हुआ। सर बाकी जो आपने सर डिस्कशन की कश्मीर का, आपने कहा कि जी सारा आर्गुमेंट फ्लॉड है। सर मैं नहीं समझता हमारा कश्मीर पे आर्गुमेंट फ्लॉड है। उसकी वजह है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 257 है, वो ये आर्टिकल कहता है, 257 कहता है, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है वो। और इमरान खान ने ये जो परसों थोड़े दिन पहले 5 फरवरी को स्पीच की कोटली में, उसमें भी उसने यही कहा, और ही रेफर टू द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर कल को कश्मीर आजाद होता है और वो अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, आजाद रहना चाहते हैं, तो हमें इससे कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन हम ये कहते हैं, ये एक नारा तो है ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान बनना चाहता है। इफ दे वांट टू जॉइन अस, दे वांट टू लिव अस,
इट्स ओके अगर, लेकिन अगर वो कहेंगे कि हम उनकी उनकी पार्लियामेंट या असेंबली ये फैसला करेगी कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो हमें उससे कोई इतराज नहीं, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही कर दिया हुआ। डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात आपने की और इस तरह की बातें की, मैं समझता हूं कि हमने डिले किया डेवोल्यूशन ऑफ पावर ना देके। फिस्कल एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑटोनॉमी है जीबी में और एजेके में बहुत कम है, जो कि बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि दे पीपल दे कैन टेक डिसीजंस। और मेरा ख्याल है कि जीबी में तो हमने एक जो फंडामेंटल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया हुआ है, उसमें बस रूप होंकनी है वो, बिकॉज इट इज लिंक्ड विद द कश्मीर, तो उसके लिए एक चैलेंजेस हैं। और बाकी सर जो आपने मिथ्स की बात की, मैं समझता हूं सर कुछ मिथ होती है और कुछ रियलिटी होती है। आपका न्यूक्लियर बना देना, ईस्ट पाकिस्तान में घुस जाना, मुफ्ती बेनी को फंड फाइनेंस करना, कश्मीर के मसले को कश्मीर का मसला आ जाना, ये फौज की वजह से नहीं हुए, ये चैलेंजेस हैं। जो एक 1987 में जो ब्रेस्टलेक एक्सरसाइजेस थी, वो एक पाकिस्तान में था जी कि इंडिया जो है वो भावलपुर से अंदर घुसेगा और वो क्रॉस कर देगा, तो वो क्या चीजें हैं? ये चीजों का मतलब यही है कि जो पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर दो। और मुझे याद है उस वक्त मुशाहिद हुसैन सैयद और आपके वो होते थे एक सहाफी थे, मुझे उनका नाम भूल गया, बड़ा लिखते थे, फौत हो गया रिसेंटली 4-5 साल पहले। उन्होंने इंटरव्यू किया AQ खान का फॉर द मुस्लिम अखबार, और उधर तब उन्होंने कहा जी हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, तो इंडियंस रुक गए, जो हमारे पास एक्शनेबल इंटेलिजेंस थी। बट सर, और आपने कहा जी कि हम आपको दहशतगर्द कहते हैं, सर हम आपको इसलिए भी दहशतगर्दी फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं कि हमें बड़ा सीरियस चैलेंज है कि अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनको भारत फंड कर रहा है, बलोचिस्तान की इंसर्जेंसी को हवा दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर फॉल्ट लाइन्स नहीं है। जैसे हमने आपकी फॉल्ट लाइन्स को माजी में एक्सपोज किया, एक्सप्लॉइट किया, आप आज हमारी फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और आपके जो NSA उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि हमें जंग वहां जाके लड़नी है जहां पे दुश्मन के घर में जाके जंग लड़नी है। आपका हक है, देखिए एनिमी कंट्री होने के नाते ये जो मर्जी आप फैसला करें। सो अफगानिस्तान तो हम तो चाहते हैं स्टेबल हो, लेकिन अभी हमें चैलेंजेस आ रहे हैं इंडिया की तरफ से। वहां पे जो अभी हाल ही में जो जमातुल अहरार और TTP को और कुछ और सिंधु देश और जो इस तरह के और एथनिक ग्रुप है बलोच, उनको फंडिंग हो रही है, जारी बात है आप फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट करेंगे। और कुलभूषण का आपने जिक्र किया, वो तो एक खुला खुला केस था। सो सर, इसमें हम नहीं चाहते कि, मुझे ऐसे लगता है, आई पर्सनली फाइंड इट कि हम शायद कोई होता है कई दफा हम एक दुश्मन तलाश भी करते हैं। फौज के बारे में हमारी कहा जाता है कि दुश्मन तलाश करती है। बहुत दुनिया ने हमारी फौज के बारे में बहुत कुछ लिखा है, कुछ चीजें सही लिखी, कुछ गलत भी लिखी। लेकिन फौज, पाकिस्तान की फौज इज अ वेरी पॉपुलर इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, एंजॉयज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द सर्विस दे हैव गिवन टू द कंट्री। कुछ चीजें गलत की, हम उसके वी डोंट सपोर्ट इट, लेकिन ये सिर्फ पिछले 15 साल ही मैं देख लूं तो आप सर इमेजिन करें, यू आर अ जनरल योरसेल्फ, किस तरह दहशतगर्दी की सारी जंग से निकाल के इकोनॉमिक के प्रॉस्पेरिटी के रास्ते में हम वापस चल पड़े हैं। FDI चीजें ठीक है, नॉर्मलाइजेशन हो रही है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग मिलिट्री सर, एंड आई अप्रिशिएट एंड आई बिलीव के एक स्ट्रॉन्ग फौज ही पाकिस्तान को वापस एक इकोनॉमिक रिकवरी एंड इकोनॉमिक पाथ पे लेके जा सकती है सर। शुक्रिया। मैं चीमा साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि किसी दिन आप एक बांग्लादेशी को अपने शो में ले आए और फिर आप उनसे पूछें कि आप हमसे अलग क्यों हो गए, आपने क्यों इंडिया को इनवाइट किया वहां आके, और हम तो मुस्लिम कंट्रीज हैं, आपने एक हिंदू कंट्री की उसको आने की इजाजत दी, तो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। सवाल पैदा होता है, ये चीज मैं आपसे पहले अर्ज कर रहा था कि आप हर प्रॉब्लम को जिसकी जड़ पाकिस्तान के माइंड के अंदर है, थिंकिंग के अंदर है, आप उसको एक्सटर्नलाइज करना चाहते हैं। अब आप बांग्लादेश की लड़ाई देखें, पहले तो वो आपकी 50% से ज्यादा उनकी पॉपुलेशन थी और आपने बंगाली लैंग्वेज को एज अ नेशनल लैंग्वेज एक्सेप्ट करने से तैयार कर दिया। उसके बाद मुजीबुर रहमान साहब जब उनको एक मैंडेट मिला और एक वो जॉइंट गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बनाना चाहते थे, तो आप किसी पावर शेयरिंग में उनके साथ नहीं गए। उसके बाद ऊपर से आपने फौज भेजी, आपका हक है, आपका एक सोवरेन कंट्री था, आपका हिस्सा था वहां। अब वो फौज
वहां पे जाके नियाजी साहब के नीचे, या खान साहब के नीचे क्या पॉलिसीज इख्तियार करती हैं, हाउ डू दे डील विद दैट इंटरनल अपराइजिंग, आप उस चीज के ऊपर बात करें। आज बांग्लादेश आप लोगों के बारे में क्या सोचता है और बांग्लादेश हमारे बारे में क्या सोचता। उनकी पॉपुलेशन इस वक्त 175 मिलियन लोग हैं। वो इस वक्त उनका जीडीपी क्यों पाकिस्तान से आगे चला गया, क्यों उनकी जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो इंडिया के बराबर होने वाली है, क्यों पाकिस्तान पीछे रह गया, क्यों वो रिफ्यूजी इतने जो है वहां से इंडिया के पास आए और क्यों इंडिया ने वो सब काम किया। ये चीजें आपको एनालाइज करनी पड़ेंगी ताकि आप कुछ मिड कोर्स करेक्शन कर पड़े। ये पुराना नैरेटिव लेके 71 का आज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम हल नहीं कर सकते। ये चीज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ठीक है। उससे हम लेसन्स ले सकते हैं लेकिन उससे हम ये प्रॉब्लम हल नहीं कर सकते। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप प्लीज नजरसानी करें कि शर्म शेख के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई, उसके बाद क्यों टेररिस्ट अटैक्स हुए, कहां हुए, उफा के बाद कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई, उसके बाद क्या उसके टेररिज्म के क्यों वो अटैक्स हुए, रायविंड में जब मोदी साहब पहुंच गए वहां पे और उन्होंने एक दूसरे का हाथ बढ़ाया, उसके बाद क्या हुआ, और उससे पहले कारगिल से पहले लाहौर डिक्लेरेशन वगैरह जो हुई थी और उस वक्त कारगिल की पहाड़ियों में क्या हो रहा था। तो एक यहाँ पे इंडिया के अंदर परसेप्शन बन चुकी है कि देखें, एनी टाइम व्हेन द टू पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट्स दे वांट टू गेट क्लोजर और ये दोनों कंट्रीज को एक पीस और एक नॉर्मलाइजेशन के रास्ते पे लेना चाहते हैं, तो हाँ ऐसा एक बहुत ही पावरफुल सेगमेंट है पाकिस्तान के अंदर जो उसको डिरेल करना चाहता है। मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है कि जब जब ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हुई थी और उसके बाद अगर सेंसेशनल टेररिस्ट स्ट्राइक्स हुई थी तो इंडियन गवर्नमेंट को उसको एक तरफ रख के पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ एंगेज रहना चाहिए था। बिकॉज हमारी जो मेजर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमें मिलिट्री या जो ये जितनी भी जो वहां की जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको मर्ज करके एक ब्रश से पेंट नहीं करना। हो सकता है वो हमारी भी कुछ खामियां हो, लेकिन इन चीजों पे हमें ऑनेस्ट डिस्कशन करनी होगी क्योंकि जब कॉज इफेक्ट उसके आउटकम कॉन्सिक्वेंसेस रिस्क ये सबको एंड बेनिफिट को हम अगर एज अ कॉम्प्रिहेंसिव होल एनालाइज नहीं करें तो हम बिल्कुल एक मायोपिक एक लीनियर व्यू लेके चलेंगे और हमें कभी भी इसका सोल्यूशन। सर आपने जो बातें की है आई एग्री विद यू के शर्म शेख, उफा, रायवंड में गए, लाहौर डेक्रीगेशन, कागल, मैं समझता हूं कि मुझे एक जो समझ है कि चीजें कैसे मूव ऑन कर सकती हैं, हम ये चीजों को कैसे देख सकते हैं। हमारी जो हिस्ट्री है वो बड़ी पोल्यूट हो चुकी है और अनफॉर्चुनेटली इसको नहीं ऐसे होना चाहिए था, हमें एंगेज करना चाहिए था। मुझे ऐसे लगता है कि शायद हमें ये जो आपने जितनी भी बातें की, रायवंड में क्या हुआ, उफा में, शर्म शेख में, मुझे ऐसे लगता है कि दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप्स जो हैं, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप्स with the support of the all stakeholders, they should take some tough decisions. लेकिन सर हमें इस वक्त लगता है ये है कि शायद इंडिया ये समझता है कि इंडिया इज एन एडवांटेजेस पोजीशन एंड पाकिस्तान इज एन डिसएडवांटेजेस पोजीशन. So they believe that this is a good time to keep Pakistan isolated और वो हम करेंगे और इस तरह. So you want to ignore the political leadership in India wants to ignore everything जो भी हमारे दरमियान बायलैटरली होता रहा. सो एंड कश्मीर पे भी सारी बात आपने चीजें चेंज कर ली. मोदी साहब का एक अपना स्टाइल है, फिर उनके पास बहुत ज्यादा मैंडेट है पॉलिटिकल. और आपको पता है सर कि हमारे वजीर आजम इमरान खान तो एक साल वेट करते रहे 2018 में आके पावर में कि शायद हम नरेंद्र मोदी, और इमरान खान को तनकीद का सामना करना पड़ता है और पाकिस्तानी ऑपोजिशन से ये तो मोदी का इंतजार करता रहा, ये तो मोदी के इलेक्शन जीतने की दुआएं करता था. हालांकि वो तो समझ रहे थे कि शायद मेरे पास भी फ्रेश मैंडेट है, मोदी साहब के पास भी फ्रेश मैंडेट है, तो शायद चीजें बेहतर हो.
लेकिन जो कुछ फिर कश्मीर में हुआ, हमले हुए, जो प्रॉब्लम्स हुए, उसकी वजह से मोदी साहब ने एक टफ स्टांस ले लिया, फिर इलेक्शन था, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, हम ज्यादा फिर हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से दैट गिव्स इंडिया अ लॉट ऑफ स्पेस एंड रूम कि वो जो मर्जी समझते हैं कि अभी तो पाकिस्तान के साथ बात करना इज नॉट अ गुड टाइम। और पाकिस्तान की तरफ से ऑफर जा रही है डायलॉग की, और ये ऑफर डायलॉग की जा रही है डिस्पाइट द फैक्ट एंड नोइंग दैट इंडिया हैज मेड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। सो मैं व्हाट आई कैन से, और एट द एंड, बल्कि हमारे 50 मिनट हो गए डिस्कशन को, इन अगले 5-7 मिनट में हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो मैं तो आई जस्ट सर लीव दिस, द बॉल इज इन योर कोर्ट इन माय अंडरस्टैंडिंग। अगर अगले हम 5-7 मिनट में अगर ये बता सके कि हाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड सर। वैसे तो हमने बहुत सारी चीजें डीकंस्ट्रक्ट की हैं इन इसलिए 50 मिनट में, ऑल क्रेडिट गोज टू यू कि जो आपने ये एक तरीके से जो वन पॉइंट बाय पॉइंट आपने चीजों को एक्सप्लोर किया। आप सर बताएं कि ताकि हम एक छोटा सा कंक्लूजन भी ड्रॉ कर लें एंड वे फॉरवर्ड भी इसमें हो जाए, दैट हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड। हालांकि हमने डिस्कशन तो बहुत करनी थी अभी, लेकिन चीजें इतनी लंबी हो गई। हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड सर फ्रॉम हियर? मैं इससे पहले कि मैं अपना नजरिया पेश करूं मूव फॉरवर्ड के ऊपर, मैं दो और चीजें जो हैं जिसके ऊपर चाहता हूं कि आप किसी एक्सपर्ट के साथ डिस्कशन करें, वो है अफगानिस्तान के ऊपर। क्योंकि आपका एक मौकफ है कि इंडिया जो है अफगानिस्तान का जो सॉइल है वो यूज कर रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्टिविटीज करने का। आप देखें 1979 से लेके आज तक पाकिस्तान का क्या रोल अफगानिस्तान में रहा, सोवियत को वहां से निकालने में, और उसके बाद तालिबान रजीम जो वहां बनी, और पोस्ट तालिबान रजीम क्या रहा, और इंडिया का क्या रोल रहा। प्लीज एक डिस्पैशनेट एनालिसिस इसके ऊपर। हमने वहां $3 बिलियन जो है वहां पे इन्वेस्ट किए हैं, और वो सारे जो है कम्युनिटी लेवल प्रोजेक्ट जो वहां पे किए। आपका एक बहुत ज्यादा रोल रहा है वहां, गुड बैड एंड अगली। मैं उस डिस्कशन में इस स्टेज पे नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि अफगानिस्तान को लेके आपने कुछ टैक्टिकल गेन्स किए, मेरे नजरिए से अफगानिस्तान आपका एक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है दो मुद्दों को लेके। मैं अफगानिस्तान में जाता रहता हूं, और मैं काफी सारे वहां पे रिसेंटली विजिट किए। मैं सेंट्रल एशिया में 4-5 साल रहा हूं। एक जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है वो बड़े अच्छे तरीके से रेजोनेट कर रही है अक्रॉस दुरान लाइन। आपके तकरीबन 13 मिलियन पीपल यहाँ रहते हैं, 7 मिलियन पश्तून उधर रहते हैं। इट हैज़ अपील, आपको इस मूवमेंट के साथ डील करना पड़ेगा। पश्तीन को कैसे डील करते हैं, दूसरे लीडर्स को आपको डील करना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी एनालिसिस कर सकता हूँ कभी दूसरे शो में कि ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का वजूद कहां से आया, इसमें भी आप अपना रद्दुल फसाद, आप अपना अपना आप देखें, आपकी वो क्या नाम है दूसरी नेशनल एक्शन प्लान को एनालाइज करें डिटेल में। कुछ जवाब आपको उसी में से उभर आ जाएंगे। 70,000 लोग जो हैं वो विक्टिम हुए टेररिज्म के। आपकी कुछ पॉलिसीज उसमें। दूसरी चीज जो है, जो पाकिस्तान चाइना क्लूसिविटी है, आप एक पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक थिंकर अपने आप से एक सवाल करें, व्हाट विल हैपन टू पाकिस्तान इफ द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना टेक अ पैराडाइम शिफ्ट एंड इंप्रूव। ठीक है, अगर वो इंप्रूव हो गए 2 मिनट, और दो बहुत बड़ी इकोनॉमीज हैं, और आपकी हॉस्टिलिटी और एनिमोसिटी इंडिया के साथ बरकरार रही, तो फिर आपके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक आउटकम्स, इसके ऊपर आपको बहस करनी है। हम कभी दूसरे शो में ये चीजें डिस्कस सकते हैं। अब रहा जहां तक इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हुआ आर्टिकल 370 को लेके, अगर इमरान खान साहब या बाजवा साहब ये कंडीशन या आर्टिकल 370 को रिस्टोर किया जाए या वहां ऑटोनॉमी हो, तो देयर इज नो वे फॉरवर्ड। आपको इसको एज न्यू
जियोपॉलिटिकल रियलिटी को लेके चलना है। बेशक बड़े लेवल पे आपने जो शोर शराबा करना करें, बट एक्सेप्ट दिस एज अ न्यू जियोपॉलिटिकल रियलिटी, irrespective of which government comes to power in India, ये बीजेपी हो, कल को कांग्रेस आ जाती, कोई कोalition गवर्नमेंट आ जाती है, इसको कोई भी अनडू करने वाला नहीं है ये चीज। दूसरी चीज है, आपको जो इंडिया की रेड लाइंस हैं, और रेड लाइन कोई और नहीं है, वो जो टेररिज्म को लेके है, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पहले अगर एक स्ट्रेटजी ऑफ रिस्ट्रेंट थी, अब एक स्ट्रेटजी ऑफ असर्शन जो है, वो उरी स्ट्राइक है, बालाकोट है, कोई भी हो सकता है, कौन उसमें जीतता कौन हारता है सब्सिक्वेंट, बट इंडिया इज एक फटीग फैक्टर इंडिया के अंदर आ गया था। और अगर इंडियन पॉपुलेशन जो है विच वाज फेवरेबली इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंडिया, उनके अंदर भी एक फटीग फैक्टर आ गया पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर को लेके। सो देयरफॉर द नेशनल सेंटिमेंट फॉर अ वेरी रोबस्ट एंड अ वेरी इफेक्टिव रिस्पॉन्स जो है वो इंडिया की नेशनल साइड के अंदर आ गया है। तीसरी चीज मैं चाहता हूं कि अभी आपने जो हफीज सैयद साहब हैं, आप ही उन लोगों को साहब बोलते हैं, हमारे लिए तो वो टेररिस्ट हैं, लवी हैं, अजहर हैं, दाऊद इब्राहिम हैं, कुछ विजिबल स्टेप्स लें, कुछ डिलीवरेबल्स इनके ऊपर दिखाएं। या आपके कोई कौम के रिश्तेदार थोड़ी लगते हैं जो पूरे इंटरनेशनली जो एक रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट लिस्ट में हैं 1 2 6 7 को लेके, डील विद देम एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, ताकि लोगों को पता लगे कि यार पाकिस्तान सीरियस है और वो FATF लिस्ट से भी निकलना चाहता है। तो और जो चीजें हैं इस वक्त हमें छोटे छोटे जो स्टेप्स जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने किए थे, जैसे हम सोलर अलायंस करें, साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्च करें, लोकस जो एक कॉमन प्रॉब्लम है दोनों कंट्रीज को लेके, वहां ईरान से लेके उनके स्वाम्स आते हैं, आपकी फसल तबाह होती है, हमारी फसल तबाह होती, उसके ऊपर कोऑपरेशन करें। कोविड वैक्सीन हमारा पूरा जेनेटिक कोड एक किस्म का है, कॉमन रिसर्च लें। अगर इंडिया इस वक्त दुनिया की 100 से ज्यादा कंट्रीज को अगर वैक्सीन दे सकता था तो पाकिस्तान को क्यों नहीं दे सकता? ठीक है, कौन सा अगर किसी की जान बचे तो उससे हेल्प लेने में कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है? पूरी जो रिसर्च है कोविड डिप्लोमेसी उसके ऊपर, क्लाइमेट चेंज, आपके पूरा जो है इंडिया से, हमारी ग्लेशिएटेड रीजन से, चाइना से लेके आपके अंदर पूरा आपका इरिगेशन और आपकी एग्रो इकोनॉमी का दारोमदार इन रिवर्स के ऊपर है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम बात करें। और लास्ट में ये चाहता हूं कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको रिस्टोर किया जाए। आप इंडियन एम्बेसडर को यू शोड हिम द डोर, बाद में हम एक चार्ज अफेयर वहां जयंत खोबरागड़े साहब को डालना चाहते थे, आपने उनको भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब तक हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रहेंगे तो आगे बात कैसे बढ़ सकती है? चाइना के साथ हमारी इतनी जबरदस्त प्रॉब्लम LAC के ऊपर हुई, लेकिन हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो हमने उनके साथ नहीं तोड़े। बाकी तो आपने हमारे एम्बेसडर साहब की, हाई कमिश्नर साहब को भी बोल दिया। और लास्ट पॉइंट में ये कहना चाहता हूं कि इस इंडिया पाकिस्तान रिलेशन इस वक्त इतना डेलिकेट इशू है, इसमें हम एक हाइप ना क्रिएट करें, कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस ना क्रिएट करें जो हम फुलफिल ना कर पाए जैसे पास्ट में हुआ है। एक इंक्रीमेंटल अप्रोच लेकर चले, जो लो हैंगिंग फ्रूट से उनको पकड़ के, लेट इट स्टार्ट विद अ जेन्युइन ट्रैक टू 1.5 डायलॉग, जो सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट करे, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट इनिशिएटिव को नहीं लेगी, हम और आप जो मर्जी बात करें, ये तो हम दुबई में जाके, थाईलैंड में जाके अपना वहां पे पार्टी वार्टी करके आ जाते हैं, हम सोचते हैं बहुत बड़े थिंक टैंक। जब तक गवर्नमेंट उस चीज का ओनरशिप नहीं लेगी तब तक ये कोई मतलब नहीं। तो लेट दैट इनिशिएटिव आल्सो बिगिन। और सबसे जरूरी बात है, ये जो ओल्ड ऑब्सेशंस हैं, ओल्ड एजम्पशंस हैं, जब तक हम अपने आप को इनसे डीकपल नहीं करते, इनसे अपने आप को आजाद नहीं करते, एक नई सोच को, एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को आने नहीं देते, हम इसी तरीके से बहसें करते रहेंगे और उसका नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला। जी जैन साहब, आपने बहुत ज्यादा एक वे फॉरवर्ड भी बताया और कुछ चैलेंजेस भी बताए। मैं इसको आंसर नहीं करूंगा कुछ चीजों को, हालांकि अफगानिस्तान में कुछ चीजें आपने बड़ी अहम कही हैं, एंड हम भी बहुत कुछ अफगानिस्तान में कर रहे हैं और उससे
अफगानी जो है हमसे बहुत कुछ ले भी रहे हैं और चीजें, और हमसे ज्यादा इंगेज भी हैं। लेकिन अफगानिस्तान में मैं समझता हूँ कि हमारे हम जो भी हुआ, जो माजी में हुआ, वी आर नॉट नोन एज गुड इन अफगानिस्तान। हालांकि अफगानियों को हमारी बड़ी जरूरत है, कारोबार, हेल्थ, कल्चर, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं उससे भी आगे जाना चाहता हूँ। कश्मीर के हवाले से आपने कुछ बातें की हैं, ये इसमें कुछ मुझे बातें बड़ी जेन्युइन लग रही हैं। और जो हाफिज सईद के बारे में कहा, मेरा ख्याल है ये दे आर बिहाइंड बार्स एंड वो अपने जरूर वो करेंगे। और बाकी स्टार्टिंग फ्रॉम द सोलर अलायंस, लोकस्ट, कोविड-19, क्लाइमेट चेंज, डिप्लोमेटिक रिलेशन, और हाइप ना क्रिएट करें, एक्सपेक्टेशन ज्यादा ना रखें। और ट्रैक 1.5 जो विच इज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, आई रियली एंडोर्स विद यू। एंड मैं समझता हूँ कि, और आपने जो कोविड-19, जो कोविड डिप्लोमेसी की इंडिया को, बल्कि मैंने तो वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर कि भाई आई रियली अप्रिशिएट द इंडियन मेडिकल कम्युनिटी फॉर दिस वंडरफुल, दे डिड वंडर्स किए उन्होंने। और मुझे बड़े फख्र है, खुशी होनी चाहिए कि आज अगर इंडिया ने इतना इन्वेस्ट किया है अपनी मेडिकल कम्युनिटी पे कि आज वो दे रीच टू द कंक्लूजन कि भाई हमें एक वैक्सीन बना के दुनिया को देनी है, और वो चाइना के मुकाबले में पूरे एशिया पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में वो अपना आप डाल रहे हैं। सो इट्स वंडरफुल। बट सर, ये डिस्कशन, आपकी बात सही है कि हमें ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं करानी चाहिए, हाइप भी क्रिएट नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें इंगेज होना चाहिए और डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नॉर्मलाइज करने चाहिए, और चीजों से जो है वो शुरू करना चाहिए। तो जल साहब, इट वॉज अ वंडरफुल टॉक एंड डिस्कशन। इट वॉज अ रियली रियली अ लर्निंग मोमेंट फॉर मी, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं नॉर्मली अपने शो के आखिर में ये अल्फाज नहीं कहता, लेकिन मेरे लिए सीखने को बहुत कुछ था यहाँ पे। और ऐसे ही लग रहा था कि मैं खुद तो पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं खुद किसी क्लास में सीख रहा हूँ। और मैं डिस्कशन भी कर रहा हूँ और डायलॉग भी कर रहा हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे रहा हूँ। और बड़ा मजा आया सर आपसे बात करके, फ्रैंकली स्पीकिंग सर। So thank you very much for your time and all the effort you have done and the energy you have put in, and especially on this 14th February, sir, Valentine's Day. So, sir, thank you very much. थैंक यू कमर साहब। आज मेरी यही गुजारिश है कि बी एन एजेंट ऑफ चेंज, अ पॉजिटिव चेंज। ठीक है, बी एन एजेंट ऑफ पॉजिटिव चेंज। एंड मैं चाहता हूं कि आपके शो में ये तू मैं वाली बात ना हो, हम फ्रैंकली एक दूसरे से शेयर करें बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स, बेस्ड ऑन जियोपॉलिटिकल रियलिटीज, एंड बेस्ड ऑन अ वेरी कंस्ट्रक्टिव आउटकम। अगर हमारा ये फ्रेमवर्क रहता है हमारी बातचीत का, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि फ्यूचर में आपके साथ और ज्यादा मुद्दों पे बातचीत करें। जी जनाब, एंड गॉड ब्लेस यू। जी जल साहब, आपको जनरल तो है ही है, लेकिन आपको साथ प्रोफेसर भी होना चाहिए एंड एक डिप्लोमेट भी होना चाहिए, जितना माशाल्लाह आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। सर इंशाल्लाह डायलॉग रहेगा और अच्छी बातें होंगी। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, खुदा हाफिज।